अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मेयर कराची का कुरा बिल आखिर पीपल्स पार्टी के नाम निकल आया और जो मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर कराची के मेयर मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 160 वोट ही हासिल कर पाए हैं। मेयर के इंतखाब के बाद आर्ट्स काउंसिल के बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ और इसी तसादुम के दौरान ही डिप्टी मेयर का इंतखाब भी हुआ और डिप्टी मेयर का ये इंतखाब भी पीपल्स पार्टी के हक में गया और पीपल्स पार्टी जीत गई। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने इंतखाबात पर मजम्मत करते हुए कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी, धोस धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन आईन और जमहूरियत पर सवालिया निशान है। जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम करार देते हुए खत लिख कर दोबारा इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। खत में यह भी कहा गया है कि मैंडेट पर कब्जे के नताइज शहर और मुल्क के हक में बेहतर नहीं होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने जीत के बाद हाफिज नईमुर रहमान को गुस्सा छोड़कर चार्टर ऑफ कराची में मिलकर काम करने की दावत दी है, मगर जमात इस्लामी ने आज के इंतखाब पर कल यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। माजी में जमात के 3 बार मेयर मुंतखब हुए, 2 बार अब्दुल सत्तार अफगानी 1979 से और फिर 1983 में और इसके बाद एक बार नेमतुल्लाह एडवोकेट 2001 में। MQM के साथ 22 अगस्त 2016 के बाद जो कुछ हुआ उससे शहरी सिंध का सियासी तवाजुन पीपल्स पार्टी के हक में चला गया और पहली बार देही और शहरी सिंध की बल्दियाती क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आई है। ताहम ये सवाल अपनी जगह अहम है कि अगर पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है तो क्या कोई भी मुंतखब नुमाइंदा इस काबिल नहीं था जिसे मेयर के लिए नामजद किया जाता? एक गैर मुंतखब नुमाइंदे को मेयर बनाने के लिए कानून में तरमीम की गई। क्या ये रवैया जमहूरी है? क्या कराची में जमहूरियत की फतह हुई है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं ज़ैगम खान, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ईसा राना। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए, कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का मेयर का मुतनाज़िया इंतखाब क्या आम इंतखाबात का ट्रेलर साबित होगा? कुछ कराची में हुआ मामलात जिस सूरत आज मेयर के इंतखाब तक पहुंचे हैं। शहजाद साहब, क्या आने वाले आम इंतखाब का ट्रेलर टीजर इसे कहा जा सकता है? ट्रेलर टीजर की बात नहीं, यही मेन फिल्म है। ये ट्रेलर या टीजर नहीं है। मेरे ख्याल में यही हमारा तरीका है, यही इंतखाबात होते हैं। कोई फर्क नहीं है इन इंतखाबात में और उन तमाम इंतखाबात में, सिवाय 70 की लोग बात करते हैं। शायद उस वक्त अभी तक हम इतने समझदार नहीं थे, लेकिन उसके बाद समझदारी बहुत बढ़ गई। देखिए क्या फर्क पड़ता है, कभी चांगा मांगा होता है, कभी मरी चले जाते हैं, कभी सिंध हाउस हो जाता है, कभी कोई किसी को रास्ते में रोक लिया जाता है, कोई कहीं जाके 3-4 दिन किसी शुमाली एरिया की सैर करने चला जाता है। ये सब के सब जो वोट डालने वाले लोग हैं ना, ये सब बहुत ही कमाल के लोग होते हैं। ये अपना रास्ता खुद ही मुतय्यन कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या मुनासिब है, और जहाँ ये सब कुछ काम ना करे वहाँ पे आपके हाथ में जोर, जबरदस्ती, ये सब कुछ हाथ में आपके पास होता है, ताकत आपके पास होती है। अब बुनियादी तौर पर आ जाते हैं जी। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कराची की सियासत का क्या बनेगा या कराची की सियासत क्या होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तक कराची में अपना तसल्लुत नहीं जमा पाई, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में। उसके बाद से लेके आज तक हाईजैक हुई, MQM की तरफ चली गई। MQM का बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो हम सबको पता है। लेकिन जिस नहज पे वो ले गए कराची को और जिस तरीके की उन्होंने सियासत की, उसको आज के दौर में तो एक फाशिज्म से तब्दील किया जाता है और उसको वो वाली सियासत नहीं कहा जाता जो पाकिस्तान में हो रही थी। खतरात पैदा हो गए। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। लेकिन PTI का जो दौर था उसने भी नाकाम किया और बहुत बड़ा नाकाम किया, कराची को नाकाम किया। एक ख्याल ये उभरा कि शायद MQM अगर नीचे गई है तो PTI ऊपर उभरेगी, लेकिन नहीं हुआ। PTI के जो लोग ऊपर आए वो आपको पता है उन्होंने कराची का क्या असर किया, क्योंकि सूबाई हुकूमत किसी और के पास, कराची का निज़ाम किसी और के पास। तो अब देखना ये है कि ये जो मेयर आए हैं, जो हुकूमत के ओहदेदार भी हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं हुकूमत के, सिंध की हुकूमत के, ये क्या लेके आते हैं, ये क्या कमाल करते हैं कि कराची बदल जाएगा। लेकिन आपका बुनियादी सवाल ये कि क्या ये एक पेश खैमा है उस चीज़ का। देखिए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और जो इसको नहीं पहचान पाया वो अब उसको पहचान लेना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि
वही दुल्हन बनेगी जिसका, लेकिन आसार पीपल्स पार्टी के, चाहे कराची है, ये तो एक छोटा सी चीज, एक आपने हल्का फुल्का एक इशारा देखा, लेकिन अब बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों से होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफर कहां तक जाता है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टडी होगी आने वाले दिनों में। और मुझे यूं लगता है कि ये इस चीज का इशारा जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब थके नहीं है अभी तक, थके नहीं है अभी तक। और वो शहजाद साहब ने कह दिया है कि इसको समझें कि आम इंतखाबात ही की सूरत है, फिर आप बलोचिस्तान पंजाब जहां भी नजर डालें यही कुछ क्या नजर आएगा अब सार साहब, क्योंकि जमात इस्लामी ये कह रही है कि मैंडेट चोरी हुआ, शबखून मारा गया, मगर उनको पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आए चार्टर ऑफ कराची कर लें। क्या ट्रस्ट रहेगा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के दरमियान? कराची के हालात बेहतर हो पाएंगे, दे पाएगी पीपल्स पार्टी वो कुछ जो कराची वाले कहते हैं? इंतखाबात जहाँ भी होते हैं और दुनिया में जहाँ पे होते हैं, हारने वाला हमेशा धांधली की शिकायत करता है। आप अमेरिका का देख लें, ट्रंप ने क्या किया था, धांधली की शिकायत ही की ना, इसलिए उसके हामी घुस गए कांग्रेस में और वाइट हाउस में। तो ये इतनी कोई शर्मनाक बात नहीं है धांधली का मुजाहरा करना, उसका इल्ज़ाम लगाना जीतने वाले पे, ये तो है, ये इंसान की फितरत है और ये चलता रहेगा। और 70 के इलेक्शन में भी जो कहते हैं कि बहुत मुनसिफाना हुए थे, उसमें भी अगर आपको मैं मज़े की बात बताऊं तो जमात इस्लामी ही थी जिसने शिकवा किया था कि इंतखाबात मुनसिफाना नहीं है उस वक्त भी। खैर ये नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि धांधली शर्मनाक बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, खास तौर पे उन जमातों के लिए भी जो अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक कहती हो नहीं और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम कहती हो। नो, ये तो आप ट्विस्ट दे रही है मेरी बात को, बहुत अच्छी तरह से ट्विस्ट दिया आपने, मैं इसका आपकी तारीफ करता हूं। मैंने कहा है कि सर आपने कहा कि धांधली शर्मनाक नहीं है, दिस इज नॉर्मल। मैंने कहा धांधली पर शोर मचाना नॉर्मल है। हारने वाला जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाएगा कि धांधली हुई है, हमेशा होता है, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में हर इलेक्शन में हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि धांधली पर शोर मचाना नॉर्मल है। जो भी हारेगा वो धांधली का शोर मचाएगा। किसी सियासी जमात को उठा के देख लें, तारीख में, पाकिस्तान में देख लें, बाहर देख लें, और इवन जर्मनी में, आप बरतानिया में देख लें, ये बड़े अच्छे ममालिक हैं, वहाँ भी शिकायत होती है कि जी फलां जगह पे, तो वहाँ लेवल कम होता होगा, यहाँ पे हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे अफसोस होता है ये टीवी चैनल्स पे जो एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है अमेरिका में ऐसा हो चुका है, तो इसलिए लगता है कि यहाँ भी वो एक नॉर्मल चीज़ है, हंगामे नहीं होने चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है ना, पीपल्स पार्टी का आना, मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा है, मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कराची पे मेयरशिप, हो सकता है कि 40s में 50s में या उससे पहले की हो। सर पहली बार ही एडमिनिस्ट्रेटर जरूर रहे मगर मेयरशिप फर्स्ट टाइम है जी। तो पीपल्स पार्टी, ये एक नई चीज़ आई है कि एक उर्दू स्पीकिंग उनका मेयर का जो नुमाइंदा है वो पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है। तो कराची के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बज़ाहिर तो है, लेकिन क्या ये डिलीवर भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? और कराची की तमाम आबादी जो है, जिसमें ज़ाहिर है महाजिरों की तादाद ज़्यादा है, वो इससे मुतमईन महसूस करते हैं कि ये नहीं करते। दूसरी बात ये कि जो आपने बताया ना कि वो मुंतखब नहीं है और उनमें से मुंतखब अफराद में से नहीं मिला। अगेन देखिए, यहाँ पे शौकत अजीज़ थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मुंतखब हो गए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अगर आपको याद हो तो ये तारीख हमारी ऐसी है, इसलिए ये चीज़ें। मगर सर जो तारीख में एप्रिशिएट करने वाली बात ना हो वो दोबारा रिपीट तो नहीं होनी चाहिए ना, सीखने को फिर क्या है? फिर वही बात कि अगर इतने सारे लोग आपके इलेक्ट होकर आ रहे हैं तो एक भी बंदा उनमें ऐसा नहीं था जो मेयर बन पाता। सीखने की बात यह है कि डिलीवरी क्या है, कौन डिलीवर कर रहा है। पहले तो हमें डिलीवरी करवानी है, असल प्रॉब्लम हमारा ये है कि डिलीवर कोई नहीं कर पा रहा। उसके बाद फिनिश जो है ना किसी भी प्रोडक्ट की, हम इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि नई गाड़ी लेनी है, भाई पैसे हमारे पास पुरानी गाड़ी के भी नहीं है, और हम देखते हैं हम की यूरोप की चमचमाती नई गाड़ियाँ कि ऐसी गाड़ी हमारे पास क्यों नहीं। और भाई पहले हम साइकिल ले लें, फिर मोटरसाइकिल ले लेंगे, फिर एक पुरानी FX लेंगे, फिर मेहरान लेंगे, फिर शायद हम जाके टोयोटा करोला पे पहुँच जाए। तो एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन का प्रोसेस है, हम उसमें से गुजरेंगे। तो बड़े जो ऑब्जेक्टिव है ना, पहले ये इंतखाबात के जरिए क्या हम बड़े ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, फिर हमें छोटों पे बहस करनी चाहिए। मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है मैं इसको इम्पोज नहीं कर रहा। वैलिड पॉइंट।
ठीक है ज़ैगम साहब, 31 पीटीआई के ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स थे जो आज वहां पर नहीं थे। जमात इस्लामी इसको लेकर अपना मौक़िफ़ रखती है, खुद पीटीआई के लोग भी मौक़िफ़ रखते हैं। ये पिछले कुछ चल रही थी हफ्तों से मामला कि लोग गायब हो जाते हैं, कभी खबर आती है कि वहां रखे गए हैं, यहाँ रखे गए हैं। कौन थे ये 31 लोग? मगर ये कॉम्प्रोमाइज्ड लोग थे 31 जो भी थे, जो कि पीटीआई के टिकट पर जीत के आए। क्या वाकई कराची की सियासत, कराची का माहौल ग्रेजुअली एवेल्यूएट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और बेहतरी की तरफ है? आपने जो बताया कि 31 लोग आज वोटिंग से मिसिंग थे, ये आज के इस इलेक्शन का सबसे अफसोसनाक पहलू है कि 12 वोटों से मेयर मुंतखब हुए और 31 वोटर वहां पे मौजूद ही नहीं थे। अगर वो वोट नहीं देना चाहते थे तो उन्हें सामने आना चाहिए था, ऐलान करना चाहिए था, एब्सटेन करने का ऐलान करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के हक में वोट देना चाहते थे तो वोट देना चाहिए था, उन्हें मिसिंग नहीं होना चाहिए था। ये एक अफसोसनाक बात है जिसकी वजह से इलेक्शन मुतनाज़ा है और मुतनाज़ा रहेगा। अगली बात यह है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात ने लोकल गवर्नमेंट को ना आज़ादाना तौर पर मुंतखब होने दिया है, ना आज़ादाना तौर पे काम करने दिया है। यानी पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 140 जो ये डिफाइन करता है, ये तकाजा करता है कि पाकिस्तान में एक तीसरा टियर ऑफ गवर्नमेंट भी होगा। 3 सतह की गवर्नमेंट्स होंगी पाकिस्तान में, वफाकी भी होगी, सूबाई भी होगी और लोकल गवर्नमेंट भी होगी। उस तीसरी सतह को हमेशा डिनाई किया जाता है, हमेशा मैनिपुलेट किया जाता है। और मैंने तो हमेशा यही देखा है कि इस पर जेरीमैंडरिंग भी की जाती है, हल्के भी अपनी मर्जी के बनाए जाते हैं। और जब इंतखाबात के ज़रिए से ज़िला कौंसिल के चेयरमैन पहले मुंतखब हुआ करते थे, उसके बाद जो है एक नया निज़ाम आया, नाम बदला गया, नाजिम कहा गया उनको, और अब फिर उस तरह का इंतखाब हुआ है तो उनको भी मैनिपुलेट किया जाता है। अगला जो अफसोसनाक पहलू है वह है तरमीम का। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में बहुत सी जगहों पर यह गुंजाइश मौजूद होती है कि गैर मुंतखब आदमी को मेयर, लीडर ऑफ द जो हाउस है वो लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब कर ले, सूबाई असम्बली वजीर आला बना दे, वो बाद में मुंतखब हो जाए, वजीर आजम के लिए भी हो सकता है। गलत बात क्या है? गलत बात यह है कि आपने स्पेसिफिकली इस वक्त इस सूरत हाल के लिए तरमीम की। जब आपको नजर आया कि आपको जो लोग मुंतखब हुए हैं उनमें से कोई पसंद नहीं है, तो आपने तरमीम की सिर्फ इसलिए कि बाहर से आपने एक आदमी को लाना है। ये इसमें अफसोसनाक पहलू है। अफसोसनाक पहलू यही नहीं है कि मुर्तज़ा वहाब इस वक्त अनइलेक्टेड हैं, वो बहुत काबिल हैं, बड़े मेरे ख्याल में इम्प्रेसिव हैं। पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा गेन्स कर रही है और कराची को जो सियासत है वो भी मेन स्ट्रीम की तरफ जा रही है। वो पीटीआई की तरफ भी मुतवज्जे हुए, अभी वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी मुतवज्जे हो रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके से आज का इलेक्शन होना, अब आपका जो सवाल है कि आम इंतखाबात से इसको हम किस तरीके से मवाजना कर सकते हैं, आने वाले इंतखाब में हमें क्या नजर आ रहा है? तो आने वाले इंतखाबात का तो ऐसा ही अमल पहले ही हो चुका है शुरू, और बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे पीटीआई के जो वोट देने वाले थे, जो चेयरमैन थे यूसीज के, वो गायब हुए। तो बाकी तो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि उनका इलेक्टेबल दौड़े लगा के भाग चुके हैं। उनके जो एमएनए और एमपीए मुंतखब हुए थे वो मैदान से गायब हो चुके हैं, वो दूसरे लश्करों को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन एक चीज जो हमें देखनी होगी अगले इलेक्शन में, वो ये है कि जो पीटीआई का वोटर है वो किधर जाता है। क्या आज के 31 मेंबर्स की तरह वो घर में बैठ जाएगा? तो फिर एक और नतीजा निकलेगा। अगर पीटीआई का वोटर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लेता है तो वो किसको ज्वाइन करता है, ये सवाल होगा। या दूसरी तमाम पार्टियों से, दूसरी 2 जमातों से जिनसे उसको नफरत सिखाई गई है, उनसे नाराज होता है, तो क्या जो नई जमात बनी है उसकी तरफ जाएगा? ये चीजें हमें देखनी है, जिसके बाद ये तय होगा कि क्या अगले आम इंतखाबात भी इस वक्त के कराची के इलेक्शन जैसे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। इसार साहब, बल्दियाती जो हुकूमतों के इलेक्शन हुए हैं सिंध में, देही और शहरी दोनों जगह पर पीपल्स पार्टी शाइन आउट होकर सामने आई है। मतलब उसी के मेयर हैं, उसी के नाजिम आ रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी के पास मार्जिन बढ़ गया है डिलीवर करने का अगले इंतखाब से पहले और एक तरीके से अपने वोटर को इंटैक्ट रखने का?
देखिए, जहाँ तक बात है वोटर्स को इंटैक्ट रखने का, तो जो आज के इंतखाबात है इसका वोटर से तो ताल्लुक ही कोई नहीं था। इनका तो इसका आज का ताल्लुक था जो इलेक्टेड लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके वोट देने से। अभी एक तासुर ये बन रहा है कि जी वो जो 31 पीटीआई के अरकान हैं वो कहाँ गए। तो इतलात तो ये है, मैंने तो देखा है कि वो वहाँ बाहर लड़ रहे थे कि हमें अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि वो तो आए थे, कहीं छुपे हुए नहीं थे, वो तो वोट कास्ट करने आए थे, लेकिन अगर उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया गया और वोट कास्ट करने नहीं दिया गया तो इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा। आपका सवाल है कि क्या आम इंतखाबात का ट्रेलर है, तो ये ट्रेलर कहाँ से है? हम पहले दिन के पाकिस्तान के इंतखाबात से लेके आज तक के अगर सवाल बनता है कि जहाँ वो 325 से ज्यादा लोग अंदर चले गए तो वो किसी और रास्ते से अंदर गए कि इनको बाहर रोक लिया गया? गए नहीं, किसी और रास्ते से, कोई वो रोशनदानों से तो छलांग मार के नहीं गए थे। जो बाहर रोके गए, जिस गेट से गए थे वाकई बाहर थे ये 28। जी आप देखे ना, चैनल्स के ऊपर चल रही है ये उस वीडियो चल रही है कि वो क्या एहतिजाज हो रहा है कि हमें अंदर जाने दें। ठीक है, जो बाकी लोग गए थे, अब ये कोई रोशनदारों में से या सुराखों में से या सुई गैस के पाइपों में से तो घुस के नहीं जा सकते थे अगर वो बाहर खड़े एहतिजाज कर रहे थे तो। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में आज तक जितने भी इंतखाबात हुए वो इसी तरह ही हुए। रोला तो सारा मैंडेट का है। मैंडेट जो है वो छाबे में पड़े हुए आलू पीठियों की तरह है, जो ताकतवर होता है वो उठा लेता है और जो कमजोर होता है वो चाहे मालिक भी हो तो खड़ा मुंह देखता रह जाता है। लेकिन मैं एक चीज, अचानक ही ताकत आ जाती है और अचानक ही सियासी कमजोरी हो जाती है। जाहिर है ये गिरगिट की तरह बदलते रंग हैं ताकत के, और कभी ये रंग इधर चला जाता है, कभी ये रंग इधर चला जाता है, लेकिन ये रंग अपना रंग दिखाता रहता है। और दूसरी चीज ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आने वाली सियासत पीपल्स पार्टी की है ना, वो आसिफ अली जरदारी की नहीं, उन्होंने बिलावल भुट्टो को लॉन्च किया है अपनी सियासत में, और फ्यूचर की सियासत कहा जा रहा है कि वो उनके लिए की जा रही है। बड़ी कामयाबी है। फिर कराची बिलावल भुट्टो ने लिया है पीपल्स पार्टी के लिए, बेनजीर और जुल्फिकार अली भुट्टो ये कराची की मेयरशिप ना ले सके। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, आप चाहे रियासत का गैलेस बांध के और सिंधी वडेरिज्म का पैम्पर बांध के और कहें मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, तो काम जो पीछे दिखा रहा है ना, असल काम वो दिखा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो कुछ हो रहा है इसका बोझ बिलावल भुट्टो ने आने वाले दिनों में उठाना है। आप बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं है, उसको फिर माजी से जोड़ रहे हैं। मैं कहा, मैं तो बिलावल भुट्टो को मैं तो उसे मासूम बच्चा करार दे रहा हूँ। मैं तो सियासतदान है वो, वजीर खारजा है मुल्क। वो जिस तरह के वजीर खारजा हैं वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। मैं तो उनको यही कह रही हूँ कि वो वजीर खारजा है और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। नहीं, मतलब कम अज कम जो वजीर आजम या वजीर खारजा बैठा है वो उस वक्त वजीर आजम और वजीर खारजा ही है। मैं कब उनसे इनकार हूँ कि वो नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ कि वो काउंसलर हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, उनके अब्बू जान जो कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसका बोझ बिलावल भुट्टो ने उठाना है आने वाले दिनों में। आप ये समझ रहे हैं कि इस तरह करके आई वॉश करके आप पाकिस्तानी अवाम को क्या बताना चाह रहे हैं कि उनकी मैंडेट की कोई औकात हैसियत नहीं है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कामयाबी नहीं, सियासी इम्तिहान है। सियासी इम्तिहान भी है। और मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को इस माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए कि उन्होंने ताकत धौंस धांधली के साथ हर हाल के अंदर, क्या होता अगर कराची सारा सिंध उन्होंने ले लिया, अगर कराची में एक फेयर इलेक्शन से जमात इस्लामी आ जाती तो कोई क्यामत आ जानी थी, वो पीपल्स पार्टी में शगाफ पड़ जाना था। लेकिन आपके अंदर 71 से लेके आज तक एक ही बात है कि आपने मैंडेट को नहीं मानना, आपने अपनी ताकत को और अपने मुफादात को देखना है बस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो मामला रहा कराची का, मगर उससे अहम और बड़ा मामला जो हमारे सर बात करेंगे और वो है IMF के साथ पाकिस्तान की डील, नतीजा क्या निकलेगा। और इस मुतालिक वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की जानिब से आज बड़ा और खतरनाक एक दावा किया गया है जिसमें उन्हें नाकामी नजर आ रही है कि IMF हमारे साथ आगे चलने को नहीं है। इस पर गुफ्तगू करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने बड़ा खतरनाक दावा करते हुए कहा है कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर हमसे मुज़ाकरात किए जाएं। इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है ताकि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इसहाक डार ये दावा ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब माशी उमूर पर रेटिंग करने वाली एजेंसी मूडीज भी ये पेशगोई कर रही है कि अगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम हासिल करने में नाकाम रहा तो वो दिवालिया हो सकता है। इसी तरह अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ अपने $6.7 बिलियन के बेल आउट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने में नाकामी के खतरे में है।
इसलिए पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया है। इस बात के खतरात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान जून के आखिर में खत्म होने वाले IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करने में नाकाम हो सकता है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम को बहाल करने की आखिरी कोशिश कर रहा है। इस वक्त $2 बिलियन के फाइनेंसिंग गैप और एक्सचेंज रेट पॉलिसी सबसे बड़ी रुकावटों में शामिल है। पाकिस्तान को जुलाई में शुरू होने वाले माली साल 2024 के लिए करीबन $23 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी का सामना है। ये रकम इसके ज़खायर का करीबन 5 गुना है और इसमें से ज़्यादातर रकम रियायती दो तरफा ज़राए से हासिल की गई हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने की पेशगोइयां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब IMF विफाकी बजट पर खुलकर एतराज़ात कर रहा है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्तर पेरेज़ ने अपने बयान में विफाकी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम को नुकसानदेह मिसाल करार देते हुए IMF प्रोग्राम की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया है। IMF के मुताबिक बजट में टैक्स के निज़ाम को फैलाने के मौक़े को ज़ाया किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वसाइल को कम रखने पर भी IMF ने तनकीद की है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा किया गया है। IMF ने FBR टैक्स वसूली की कोशिशें नाकाफी, टैक्स नेट में इजाफे के इक़दामात भी नाकाफी करार दिए हैं। इसके साथ साथ IMF बजट के आदादो शुमार से भी मुतमईन नहीं, यानी किसी भी सूरत हाल से जो पाकिस्तान की तरफ से की गई IMF को इत्मीनान नहीं है। सवाल आप सबके लिए, पाकिस्तान के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है ताकि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। इसहाक डार, क्या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की दाखिली सियासत में अपनी शराइत मनवाना चाह रही है? जैगम साहब, मार्केट में अमरीकी साजिश का एक नया बयानिया आ गया। अमरीकी क्या चाहते हैं, साजिशें क्या हो रही है, तो हम बाद में देख लेंगे। पहले तो हमें यह बता दें इसहाक डार साहब कि वो क्या चाहते हैं। मईशत को गारत करके वो हमें हीर रांझे और कैदू की कहानियां सुना रहे हैं। मतलब हमें ये लोग क्या दौले शाह के चूहे समझते हैं? एक तो आप इसहाक डार साहब की इमरान खान से कमाल की मुमासलत है, वो देखिए, वैसी नरगसियत है, उसी तरह का गरूर है। और जिस तरह इमरान खान PTI की रेड लाइन थे, इसहाक डार साहब मुस्लिम लीग नवाज की रेड लाइन है। 28 सितंबर को ये वापस तशरीफ लाए। 3 नवंबर को पाकिस्तान ने नवा जायजा मुकम्मल करना था IMF का। पाकिस्तान इनके आने से पहले IMF के प्रोग्राम शुरू कर चुका था। जो कीमतें हैं वो अदा कर चुका था, मुश्किलात से गुजर चुका था। लेकिन इनकी जो पुरानी ऑब्सेशन है, जो इनके सर पे पता नहीं कब से चढ़ी हुई है कि डॉलर के रेट को कंट्रोल करना है। जो पिछले 4 साल ये वजीर खजाना रहे, डॉलर के रेट को कंट्रोल करते करते इन्होंने पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स थी उसको 8% गिरा दिया था। बजाय बढ़ने के उन 5 सालों में उल्टा पाकिस्तान की बरामदात गिर गई थी और CPEC की वजह से जितने डॉलर आए थे वो डॉलर की कीमत को संभालने की नजर हो गए थे। अब आप देखिए, जब उन्होंने डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना शुरू किया तो पाकिस्तान में मईशत में, जिसने इकोनॉमिक्स मैट्रिक में पढ़ी है, उसको भी पता है कि अगर आपके 2 एक्सचेंज रेट होंगे तो IMF आपके साथ डील नहीं करेगा, किसी सूरत में नहीं करेगा। लेकिन ये कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे कि IMF से ज्यादा मुझे कुछ जानता ही नहीं है, फिर कह रहे थे आई डोंट केयर। 3 महीने इन्होंने जाये किए इसमें, पूरे 3 महीने। और 3 महीने एक पीरियड है, टाइम का पीरियड है नए रिव्यू का। जब तक 10वां रिव्यू आ जाना चाहिए था, नामा मुकम्मल होने के बाद 3 महीने बाद हमारा 10वां रिव्यू आना चाहिए था, उन्होंने 2 रिव्यू गारत कर दिए। फिर क्या हुआ? जो फाइनेंसिंग का गैप है, फाइनेंसिंग का गैप का मतलब ये है कि IMF आपको आपके हिस्से की रकम दे सकता है, बाकी रकम आपने खुद अरेंज करनी होती है। $3 बिलियन आपने अरेंज करनी थी उस वक्त, और मई तक मर मर के इन्होंने $3 बिलियन के वादे लिए। वादे $3 बिलियन नहीं, जो ये कह रहे थे कि आई हैव अ प्लान बी। व्हाट इज द प्लान बी? जब आपको $3 बिलियन नहीं मिला, और इस दरमियान में क्या हुआ कि इस ड्यूअल एक्सचेंज रेट की वजह से पाकिस्तान के $4 बिलियन जाये हो गए हवाले और हुंडी की नजर। पाकिस्तान को 3 दुनिया की बड़ी रेटिंग जो कंपनीज हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने डिफॉल्ट के नजदीक लगा दिया पाकिस्तान की हालत को देखते हुए। बैंकों का एतबार उठ गया, पाकिस्तान पैसे लेने के काबिल नहीं रहा। फिर क्या हुआ? IMF ने कहा कि अब आपको $6 बिलियन चाहिए। क्यों चाहिए?
आप पाकिस्तान के किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, इस वजह से कि $4 बिलियन के तो आपने पोर्ट्स पे खाली कंटेनर खड़े कर दिए, उन पर भी तो पैसे जाएंगे ना। ठीक है। और ये जो $2 बिलियन का गैप है, ये आज तक पूरा नहीं हो सका। मुझे आखिरी बात करने दीजिए, और आखिरी बात है, ये सबको पता था कि अगर आपका बजट IMF की हिदायत के मुताबिक नहीं होगा तो ये प्रोग्राम गारत। और पाकिस्तान के किसी मईशतदान से पूछिए, ये बजट आते ही सबने पढ़ लिया था। इस बात पे जो है सबने फातिहा पढ़ ली कि अब IMF का प्रोग्राम गया, ये जो बजट लेकर आए हैं अब ये बात ठीक है। तो कोई साजिश नहीं। अब क्या किसी मईशतदान से पूछे सर? जी बिल्कुल पूछिए। ठीक है जी। सर क्या पूछे, 7 बार के वजीर खजाना है, फिर तो हमें सबको सोचना चाहिए कि एक शख्स 7वीं बार वजीर खजाना हो। और जितनी काबिलियत अभी आपने गिनवा दी अफसार साहब, जो जैगम साहब ने काबिलियत गिनवाई है ऑब्सेशन के साथ साथ इसहाक डार साहब की, वो कहते रहे मुस्तकिल, हमें पिछले 6 माह से बताते रहे पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होगा। भले डिफॉल्ट हो जाए, भले डिफॉल्ट ना हो, कुछ हो जाए, कोई मतलब ऐसे दावे, मुआहिदा हो मुआहिदा ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। 7वां बजट दिया है, क्या हकायक का इदराक नहीं रखते वजीर खजाना? सवाल इसहाक डार पे है या मईशत पे है? सर सवाल मईशत पर है, और सवाल ऐसे वजीर खजाना पर है जो जानते थे कि हालात हमारे क्या हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा, IMF के साथ मुआहिदा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ नहीं होगा। और आज वो हमें बता रहे हैं कि IMF हमारे साथ कोई साजिश कर रहा है। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, आपको अभी ब्रेक पे जाना होगा। देखिए मैं नहीं जा रही, आप बात करें। आई एम सॉरी जी, लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है इस पे, और मैं नहीं समझता कि IMF को नुस्खा कीमिया बेचता है सबको। आप मैं सबको, सारे जितने मुआशदान पूरी दुनिया के हैं, और मैं उनको चैलेंज करता हूँ, एक सक्सेस स्टोरी बता दें IMF की पूरी दुनिया में कि उन्होंने फ़लाँ मुल्क को IMF ने प्रोग्राम दिया और वो प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल हुआ, उसके बाद उस मुल्क की इकॉनमी तरक्की कर गई है। मैंने तो हमेशा फेलियर्स ही देखे हैं, IMF ने जब भी किए हैं कर्ज़ों के नीचे दबाया है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुसलसल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि IMF जो कह रहा है मानते क्यों नहीं है। अब मुझे कोई इसके लिए आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि IMF की जितनी शराइत हैं वो सब महंगाई के लिए हैं। मैं आपको फिगर से एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं खाली मतलब तकरीर नहीं करना चाहता। 2017 में डॉलर का रेट तकरीबन 104, 105 रुपये या 110 रुपये था। उस वक्त कहते हैं जी कि डीवैल्यूएशन करेंगे तो एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगी, यही कहते हैं ना। उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $30 बिलियन थी। आज डॉलर का रेट 300 रुपये है, आज भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो 30 बिलियन के करीब हैं, शायद उससे भी कम होंगी। आप मुझे बताएं, ये IMF भी बता दें, IMF के सारे सपोर्टर्स भी मुझे बता दें कि डीवैल्यूएट करने से, इतनी ज़्यादा करेंसी डीवैल्यूएशन के बाद भी हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर क्यों नहीं गई, वजह बताएं। लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है डीवैल्यूएशन का, उस पर कोई बात नहीं करता उस पर। वो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट महंगाई होती, हर चीज़ महंगी हो जाती है डीवैल्यूएशन से। फिर हम गालियाँ निकालते हैं हुकूमत को, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना हम उसको गाली निकालेंगे, महंगाई कर दी। अच्छा, उससे पहले मुझे कहेंगे IMF की बात क्यों नहीं मान रहा, वो IMF की बात मानता है तो महंगाई हो जाती है, महंगाई होती है तो हम उसे गालियाँ निकालते हैं, महंगाई क्यों की है। अब ये अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। IMF की कंडीशन मानेंगे तो महंगाई होगी, आप फैसला कर ले क्या करना है। हमें IMF की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज़रूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, और IMF और वर्ल्ड बैंक इसलिए बना था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर करने हैं, उनको तबाह नहीं करना था। इनका मकसद उनको तबाह करना नहीं था, इनका मकसद IMF का ये नहीं था कि आपके हाँ सियासी हालात ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं क्या होगा। मुझे बताएं, ये अभी जैगम साहब कह रहे थे कि 28 नवंबर को इसहाक डार आए, 1 फरवरी से इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF से, 2 महीने के अंदर अंदर मुज़ाकरात शुरू हो गए। इसहाक डार ने जो भी कर दिया था, जितनी भी गलतियां करती थी मान लिया, ठीक है, और IMF पे नाराज हो गया दामाद की तरह कि चाय ठंडी मिली थी, वो जो मैंने पहले भी कहा था। क्यों नाराज हो गया IMF? जब हमने उनसे मुज़ाकरात शुरू किए, हम उसके मेंबर हैं उस क्लब के, हमने पैसे दिए हुए हैं, फंड में हमारा हिस्सा है, हम हिस्सा अपना लेना जा रहे हैं, हम उनसे कोई खैरात नहीं मांग रहे, कर्ज है जो हमें सस्ते रेट पे पूरी दुनिया को देता है, इसीलिए IMF बना था। नहीं, एक मिनट ठहरे था,
उस फरवरी से लेके आज तक कौन सी कंडीशन IMF की जो नहीं मानी गई? इतनी महंगाई हो गई है इस मुल्क में, इतना हमने रुपये को डिवैल्यूएशन कर दी है, हर बात उनकी मानी है, हर बात उनकी मानी है। अब आप मुझे बताएं फिर उन्होंने आके क्यों कहा कि हम सियासी हालात देख रहे हैं, अभी हम नहीं दे सकते, क्यों कह रहे हैं वो? मैंने पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जब शराइत पहले पूरी कर दी हो फिर भी कर्ज नहीं मिला, वरना ये होता था कि शराइत साथ साथ चलती थी, कर्ज भी आ जाता था। तो क्यों वो कर रहा है? IMF की वजह बता देना फिर, जो मैंने कहा वो गलत। और जो डिफॉल्ट की नजर में दाखिली सियासत भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं आप समझ रहे हैं कि दाखिली सियासत वो है एक प्रॉब्लम, लेकिन मुझे बताएं 14 महीने से मैं ये सुन रहा हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा। क्यों नहीं कर रहा 14 महीने से? क्यों नहीं कर रहा 14 महीने से? क्यों नहीं हुए हम डिफॉल्ट? देखें, बट आज इसाकदार साहब कह रहे हैं कि मामला मीडिया के लोग जो बैठे हैं ना, ये सोचें जरा कि 14 महीने से क्यों प्रोपेगेंडा हम किए जा रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो नहीं रहा। तो मान ले फिर कि अभी नहीं हुआ पाकिस्तान डिफॉल्ट और जानबूझ के गेम खेल रहा है। मैं ज़ेगल साहब आपको लेकर शहजाद साहब का पॉइंट लेके मैं बाद में ले रहे हैं। ठीक है अफसार साहब, शहजाद साहब 2 पॉइंट्स इसके अंदर हैं कि क्या हमारी दाखिली सियासत को इशू है या पाकिस्तान के, मैं डिटेल में जानेंगे, रूस, ईरान और चीन के साथ जो हालिया हमारे मुआहदे और चीजें हैं, ये इनकी भी कोई कीमत है? दरअसल पॉइंट क्या है, क्यों नहीं IMF दे रहा भाई? अच्छा, IMF को छोड़े, आप पहले अपने मंजी तले डांग मारे। असल में जितना टाइम आप मेरे लिए छोड़ देती हैं ना ये तीसरी बारी के अंदर आके आखिर में, उसमें इतनी बातें हो सकती हैं कि ये 2-4 मुहावरे ही बोले जा सकते हैं, कोई ऐसी कोई जुगतें मारी जा सकती हैं। हाँ, इसमें तजिया नहीं दिया जा सकता, जुगतें हो सकती हैं। अच्छा, वो बात यह है जी कि देखिए बुनियादी चीज़ें हैं। आपके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, मिफ्ता इस्माइल, मैं ज़ाती तौर पे बड़ी उनकी कदर करता हूँ और हम अंग्रेज़ी लिखने वाले तजियाकार उनके बड़े सपोर्टर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बदकिस्मती से वो एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर था जो कोकोमो बिस्किट से आगे कभी सोचता ही नहीं है। यानी ये क्या ख़ानदान है, ये क्या सरमायादार हैं, ये क्या अरबपतियाँ हमारे मुल्क के सरमायादार कि ये कोकोमो बिस्किट से आगे एक और टेक्नोलॉजी, कोई और चीज़ नहीं सोचते। जो आ रहा है बस इतना बहुत है। खड्डियों से आगे हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो नहीं जा पाई। गारमेंट्स थोड़े बहुत कहीं पे हुए, वो सब के सब बांग्लादेश उठ के चले गए जब आपने बिजली महंगी कर दी। तो जब आपके यहाँ ये मसाइल हों तो फिर आप किस तरीके से मईशत को ठीक, आप टैक्स नहीं ले सकते लाहौर के लोगों से। लाहौर का ट्रेडर जो है ना, दुकानदार जो है, जिसको टैक्स देना चाहिए, वो 3000 रुपये उसने लगाया कि अच्छा बिजली के बिल में उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। ऊपर से टेलीफोन आया, हटा दो, खत्म हो गया। उसके बाद एक टेलीफोन आया, फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दो। क्यों? क्योंकि जो मशीनरी मंगवानी थी शुगर इंडस्ट्री के लिए किसी खास बंदे की, वो इजाजत नहीं दे रहा था। जहां पे इस किस्म की मईशत चलती हो जो कि आपके खानदानी और फैमिलियल प्रॉब्लम्स को और आपके बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, वहां पे मईशतें नहीं चला करते। जो आपका अपना गंद है ना, ये आप दूसरों के दरवाजे पे मत डाला करें। ये पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा वतीरा है और हमसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया भर में और कोई नहीं है। हम कहते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट प्लान है। आप अपने आप को देखें, किस चीज़ ने रोका खुर्रम दस्तगीर को कि जो 2500 अरब का आपके ऊपर एक एनर्जी का क्या जिससे कहते हैं वो कौन सा सर्कुलर डेट है, इसके ऊपर कोई ना कोई हल, कोई ना कोई मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं कर पाता। खुर्रम दस्तगीर जितना काबिल वजीर इनकी पूरी कैबिनेट में नहीं है, लेकिन किस चीज़ ने रोका हुआ मेरे दोस्त खुर्रम दस्तगीर को कि वो इस मसले को हल नहीं कर पाता? कोई अरसा बताए, 15 साल का बता दे, 25 साल का बता दे, एक प्लान तो दे दे, कोई ब्लूप्रिंट बना दे। वो नहीं कर पाता। आप टैक्स जमा नहीं कर सकते। आपके यहाँ 1100 अरब सालाना, अब 1400 हो गया होगा। आपके जो है ना, ये जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं, बापडा तो PIA तो फलाना तो रेलवे तो टमकाना, ये खा जाते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि इसको किस तरीके से हम मैनेज करें या खत्म करें या प्राइवेटाइज करें और दें। नहीं चलती हमसे चीजें, हम नहीं चला सकते और हम अपनी गवर्नमेंटें ही चला लें, बड़ी बात है। 88 मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, स्पेशल फलाना असिस्टेंट्स, कौन सा मुल्क है? वो खाते तुम उधार के हो, अपने जितने अरब डॉलर हैं ले आओ ना वापस पाकिस्तान में, जो जिसने बाहर रखे हुए हैं, तो शायद पाकिस्तान का भला हो जाएगा। ये नहीं करते, उस तरफ नहीं चलते। हमें सबक और भाषण रोज के रोज देते हैं। तो IMF से ज्यादा सबसे पहले अपनी मंजी थले डांग मारो, बड़ा कुछ निकलेगा उसके अंदर से। मैं और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगला मजमून मेरा पढ़ लीजिएगा इसके ऊपर, अगर किसी को शिकायत है, किसी को जरूरत है। लेकिन बहरहाल ये कहानी है लंबी दौड़ी, जिसके ऊपर हम और जैगम साहब जैसे लोग हमेशा रोते ही रहेंगे।
अपना घर पहले देखने की जरूरत है। इसार साहब, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है क्या ज़हनी तौर पर? डॉक्टर साहब हमें तैयार कर रहे हैं अब, क्योंकि अभी तक तो उलट कह रहे थे इसके। एक तो बात यह कि शहजाद भाई को भी बाकियों को भी टाइम की शिकायत रहती है कि उनकी बात पूरी नहीं होती, तो मैं रज़ाकाराना तौर पे कहता हूं कि अगर उनकी बात बहुत ज़रूरी हुआ करे तो बेशक मेरा भी टाइम ले लिया करें। ये कहने में लगाते हैं तो बात हो जाती है। ये बात उन्होंने भी की, तो मैंने कहा जरा मैं उनकी तसल्ली कर दूं कि भाई मैं आपके साथ हूं। एहसास अगर आप लोगों को मेरी तरह होता तो आप इतने क्या आपका तो हम बराबरी नहीं कर सकते, आपसे तो बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि IMF हमें श्रीलंका बनाना चाहता है। मैं तो चाह रहा हूँ कि वो बना दे। हमारा तो अभी इस टाइम श्रीलंका से बहुत बुरा हाल है। श्रीलंकन तो डिफॉल्ट के बाद संभल चुके हैं, उनकी करेंसी हमारी इस करेंसी से अभी भी बहुत ज़्यादा मौदबिर और बेहतर है। वो IMF हमें श्रीलंका बनाना चाहता है, तो इससे कौन सी हमारे साथ और वो अच्छाई कर सकता है, वो बना दे। आप तो पाकिस्तान को रवांडा और युगांडा से भी पीछे लेके जा रहे हो, आप अपनी करेंसी को अफगानिस्तान से भी नीचे ले गए हो, मालदीव से उससे वो जो साथ है वो उससे भी नीचे ले गए हो। तो आप कौन सा कारनामा अंजाम दे रहे हो जो आप IMF के मोढे पे रख के और सारे तीर चलाने की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कार कंपनी ने इस साल एक गाड़ी नहीं बेची, अभी उनके में वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक गाड़ी नहीं बिकी इस पाकिस्तान के अंदर। आप 14 महीने से हमें कुछ राग सुनाते रहे, आप कहते रहे जी मैं एक वो बच्चा था मैथ में 90 नंबर लेके आया, उसके बाप ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो ने कहा मुझे क्यों मार रहे हो, उसने कहा मुझे पता है, बस एक जुमला, उसने कहा मुझे पता है कि तूने 9 के आगे 0 लगाया। उसने कहा पापा मैंने 9 के आगे 0 नहीं लगाया, मैंने 0 से पहले 9 लगा दिया था। ये वो लोग हैं 0 पर नंबर लेने वाले, 7-7 8-8 दफा वजीर खजाना बन जाते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करके आखिर में इन्होंने कहना लो जी नजरेला न्याज हुसैन हम तो चले इंग्लैंड, तुम लोग भूखे मर रहे थे पहले भी, अभी भूखे मर लो। तो इनका क्या जाना है, इनका तो कारोबार बाहर, इनके तो बच्चे बाहर, इनका तो फ्यूचर बाहर, इनके तो घर बाहर। इनको क्या फर्क पड़ना है अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ कुछ हो गया। फर्क तो मुझे पड़ना है, मेरे बच्चों को पड़ना है, 24 करोड़ अवाम को पड़ना है। आप कह रहे हैं जी चीन सारा कुछ जानता है कि जी क्या हो रहा है, तो बस हम यही रह गए, कमी रह गए हम कि मेरा चाचा जानता है, मेरा मामा जानता है, आप खुद क्या जानते हैं। ठीक है इसार साहब। जी जैगम साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर देता हूं, बाकी लंबी बहस हम आगे करते रहेंगे। देखें, एक्सचेंज रेट को अगर आपने कंट्रोल करना है, यानी डॉलर को सस्ता रखना है, दुनिया में सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका यह है कि आपके पास स्टेट बैंक में जो रिजर्व पड़े हैं आप उसको बाहर निकालें, बेचें। मुसलसल आप डॉलर को निकाल कर फेंकते रहें। लोग ये तरीका करते हैं, 50 बिलियन 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर भी मुल्कों ने फेंके अपनी आपने पैसे रखे हैं वो भी ले आए ना पाकिस्तान में, बाहर जो डॉलर रखे हैं वो भी पाकिस्तान ले आए। सर इकोनॉमी पे बात करें, नैरेटिव्स पे बात कर लेंगे। आपके पास 3 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं, कैन यू डिफेंड? आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि 3 एक्सचेंज रेट क्रिएट कर दें।